नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए कुछ महीने ही बाकी बचे हैं। वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए वोटर सूचियों में बहुत सी अनियमितताएं हैं, इसलिए चीफ इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा हुआ है। बता दें कि डोर टू डोर पंचकुला विधानसभा में चेकिंग भी करवाई गई है, जहां 23 पोलिंग बूथों का सर्वे करवाया गया, जिसमें मालूम चला कि 3507 वोटर शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जजपा के 2 विधायकों पर कार्रवाई की मांग का मामला भी तूल पकड़ रहा है, जहां दुष्यंत की तरफ से हाल ही में इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी हुई थी। साथ ही विधानसभा में विधायक किरण चौधरी की मेंबरशिप रद्द करने वाली कांग्रेस की याचिका को उन्होंने खारिज भी कर दिया है। तो वहीं बोगस वोटिंग से लेकर हरियाणा की राजनीति, इसको लेकर लगातार जो उथल पुथल है वो मची है, लेकिन इससे पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़े मुद्दे पर संज्ञान लिया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ने आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए वोटर सूचियों के अंदर बहुत सारी अनियमितताओं की बात कही और कहा कि इन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। साथ ही हरियाणा के सीईओ को भी पत्र लिखा है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। डोर टू डोर सर्वे हमने शुरू किया हुआ है पूरी विधानसभा के अंदर। एग्जैक्ट फिगर हम अगले एक हफ्ते के बाद के टोटल कितने वो हम दे देंगे आपको, लेकिन अभी 23 बूथ हुए हैं। और ये जो हमने लेटर लिखा है टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इसमें डेड और शिफ्टेड वोटर्स, अब ये जो इसमें डेड वोटर की संख्या दिखाई गई है लगभग 400 है जो डेड हैं, और 3517 वो यहाँ से शिफ्ट कर चुके। तो मेरा ये कहना है कि इन वोटर लिस्ट के ऊपर चुनाव कराना, जो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। वोटर लिस्ट का संशोधन एक स्पेशल ड्राइव लेकर के इलेक्शन कमीशन को करवाना चाहिए। जो बड़े बड़े कांग्रेस के पास वकील, लॉ ग्रेजुएट और तरह तरह के जो डिग्री होल्डर हैं, कोई भी जो पिटीशन या कोई भी नोटिस दिया जाता है एज पर रूल्स दिया जाता है लॉ के मुताबिक। अब जो अपने आप को लॉ ग्रेजुएट कहते हैं, वकील हैं बड़े बड़े, उनको कम से कम जब उन्होंने नोटिस दिया था वो रूल्स की किताब तो पढ़नी चाहिए थी कि ये जो हम नोटिस दे रहे हैं एज पर रूल्स है कि नहीं है। अगर आप किसी की सदस्यता बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं तो उसके अंदर रूल्स के अंदर ये प्रावधान है कि उनको पिटीशन करनी पड़ेगी। अब इतना भी उनको अगर मालूम नहीं है या रूल्स की बुक उन्होंने नहीं पढ़ी है तो मेरा तो कसूर नहीं है इसमें। आपको बता दें कि ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि डोर टू डोर सर्वे में सामने आया है कि जिन लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है उनके नाम भी वोटर लिस्ट में हैं। पंचकुला विधानसभा में ही अनुमानित 40,000 वोटर ऐसे हैं जो या तो विधानसभा के कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या फिर उनमें से कईयों की मृत्यु हो चुकी है। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। तो बोगस वोटिंग को लेकर और साथ ही साथ हरियाणा की सियासत को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए खुद विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विधानसभा स्पीकर, आपका बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। धन्यवाद साक्षी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है, आपने हाल ही में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, उसमें आपने क्या कुछ मांग की है, क्या जानकारी आप इस बारे में दे पाएंगे? हाँ साक्षी जी, देखिए
पंचकूला विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं ने जो वोटर लिस्ट है उसको डोर टू डोर जाकर के उसका सर्वेक्षण किया। 23 बूथों के ऊपर जाकर के अभी तक हम सर्वेक्षण कर पाए हैं। जो 23 बूथों के अंदर जो रिजल्ट आए हैं, जो वहां पर मतदाताओं का देखने को मिला है कि लगभग 4000 वोट जी 23 बूथों के ऊपर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लगभग 8-9 साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी थी वो भी अभी वोटर लिस्ट के अंदर हैं। जी उसके अलावा बड़ी संख्या के अंदर जो लोग वहां पर रहते नहीं हैं मकानों के अंदर, उनके वोट भी बने हुए। वो किस प्रकार से वोट बने हैं, कितने वो क्यों बने हैं, ये बड़ा एक जांच का विषय है। लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल पंचकूला विधानसभा के अंदर लगभग 210 बूथ जो हैं और एक बूथ के अंदर यदि एवरेज 200 लोग जो हैं वो बोगस वोट हैं या जिनकी डेथ हो चुकी है, इसकी संख्या लगभग 35 से 40 हजार बनती है। किसी भी विधानसभा के रिजल्ट के ऊपर, परिणामों के ऊपर इसका गंभीर इफेक्ट हो सकता है। तो मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को एक पत्र लिख करके ये मांग की है कि जो वोटर सूची है उसका पुनरीक्षण कराया जाए, उनका घर घर जाकर के यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो चेक करें, जो बोगस वोट हैं, जो डेड वोट हैं, उनको डिलीट करें। तो इसी प्रकार से कुछ सुझाव हमने और दिए हैं, जैसे वोटों के डालने के बूथों का जो डिस्टेंस है, कई केसेस के अंदर 5-6 किलोमीटर तक भी है। उन जो वोट्स बूथ हैं उनको नियरेस्ट विदिन 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर के अंदर उनको पुनर्स्थापित किया जाए। जी इसी प्रकार से जो लोकसभा चुनाव के अंदर को देखने को मिला, कुछ बूथों के ऊपर 1300 से 1400 तक वोट्स हैं, जो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा हैं। 1000 वोट से ज्यादा वोट होना, मैं समझता हूं कि उससे जो हमारी वोटिंग परसेंटेज है उस पर फर्क पड़ता है। एक बूथ के ऊपर 1400 वोट, यानी हमारे पास 9 या 10 घंटे का टाइम, 9 घंटे का टाइम होता है और 1 मिनट के अंदर 2 वोट, अगर उसकी एवरेज बढ़ती है, लेकिन जो कि नहीं हो पाता। बहुत सारे जो वोटर हैं लाइन में लगते हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं, लाइनों के अंदर जब समय अधिक लगता है तो वो वापस चले जाते हैं, जिसका वोटिंग परसेंटेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसी प्रकार से हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया था कि जो वोटर वोट डालने के लिए आएंगे उनको छाया मिलेगी, उनके ऊपर टेंट होगा, कवर होगा, ताकि उनको धूप के अंदर खड़ा ना होना पड़े। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ जो है पोलिंग स्टेशंस के ऊपर देखने को नहीं मिली, और ना ही कुछ स्टेशनों के ऊपर जो व्हील चेयर थी, जो मैंडेटरी की गई थी, कंपल्सरी की गई थी, वो भी व्हील चेयर वहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो इस प्रकार से जो एक इलेक्शन प्रक्रिया है, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत लोकतंत्र है। तो इस लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए वोटर सूची का सही होना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में जो हमने सर्वेक्षण किया है, जो इस प्रकार से हमारा अंदाजा है कि एक जो विधानसभा के अंदर अगर 35,000 या 30,000 या 40,000 वोट जो अगर बोगस हैं, तो उसका चुनाव परिणामों के ऊपर गंभीर इफेक्ट होता है। मेरा तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से निवेदन है कि ये वोटर सूची पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इनकी समीक्षा की जाए। जो BLOs हैं या जो अधिकारी हैं
उनको समयबद्ध तरीके से सर्वेक्षण करने का, घर घर जाकर के यही वोटों सवाल है का मेरा निरीक्षण अध्यक्ष करने जी, का जो आपसे है अगला सवाल आदेश मेरा दिया यही जाए। है, तो क्योंकि गंभीर विषय है निश्चित तौर पर वोटर सूचियों में अनियमितताएं पाना। हालांकि आपने अभी केवल पंचकुला विधानसभा में सर्वे करवाया है, तो क्या आप अपने लेवल पर या बीजेपी अपने लेवल पर प्रदेश भर में 90 विधानसभाओं में ऐसा कोई सर्वे करवाने वाले हैं? हालांकि आपने चुनाव आयोग को पत्र तो लिखा है। मैंने अपने प्रदेश के अधिकारियों से, जो हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे भी निवेदन किया है कि इलेक्शन कमीशन वो एक सरकारी तंत्र है। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी वोटर सूचियों को उसका निरीक्षण करवाएं, घर घर जाकर के इन वोटर सूचियां सही हैं या नहीं हैं, कितने लोग डेड हैं, कितने लोग शिफ्ट हो गए हैं, कितने लोग ट्रांसफ़र हो गए हैं। ऐसी जो प्रक्रिया जो है वो बहुत आवश्यक है आगे आने वाले विधानसभा चुनावों को देखने के लिए। तो मैं हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है अध्यक्ष जी? आ रही है अब? जी जी। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो वोटर सूची का जो दुरुस्त करना वो बहुत आवश्यक है। तो मैं तो आपके माध्यम से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हैं अपने हरियाणा प्रदेश के, उनसे भी कल मैं भेंट करूंगा और उनसे भी निवेदन करूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो वोटर सूचियां हैं उनका पुनरीक्षण कराया जाए, उनको सर्वे करा करके जो अधिकारी हैं एक विशेष अभियान लेकर के वोटर सूचियों को दुरुस्त कराया जाए। निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी, आपने विधानसभा चुनाव से पहले ये सर्वे करवाए से मालूम चला कि बोगस वोट थे, लेकिन अब जो बड़ी बात है वो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा के अभी चुनाव हुए थे हाल ही में, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ा होगा। हाँ, हो सकता है, क्योंकि बोगस वोट कहीं भी किसी भी परिणाम को इफेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर तो एक लोकसभा की सीमा के अंदर 9 विधानसभाएं आती हैं जी। अगर एवरेज हम जिस प्रकार से पंचकूला जो एक पढ़ा लिखा क्षेत्र है, अगर इसी के अंदर इतनी बड़ी संख्या में बोगस मतदाता हैं, तो 9 विधानसभाओं के अंदर अगर आप इसका टोटल करके देखेंगे तो 2 या 9 विधानसभाओं का यानी 2 लाख 2.5 लाख वोट बोगस हो सकते हैं, जो कि चुनाव परिणामों के जो रिजल्ट आए हैं कहीं पर 30,000 या 40,000 का जो डिफरेंस है उससे जीत हार हुई है, तो उसका निश्चित तौर पर चुनाव परिणामों के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए वोटर सूचियां दुरुस्त हों, ये मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी मांग है। और अगर अध्यक्ष जी लोकसभा चुनाव में बोगस वोटिंग का असर पड़ा है, तो खास तौर से मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, वो कहां कहां हो सकता है? क्या वो 5 लोकसभा की सीटें जहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिल पाई वहां पर खास तौर से, या फिर तमाम सीटों पर ओवरऑल? नहीं, देखिए, उसका इफेक्ट तो कोई विशेष एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की उसके ऊपर नहीं, वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंसियों में और पूरे, मैं तो कहूँगा प्रदेश में और देश में भी इफेक्ट हो सकता है अगर वोटर सूचियां सही नहीं है। बिल्कुल। उसके अंदर किसी पार्टी कौन कितनी जीती है उसका विश्लेषण नहीं है, लेकिन ये जो वोटर सूची दुरुस्त होना ये लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जो चुनाव परिणाम आते हैं उनके परिणामों के ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अध्यक्ष जी, साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी कम अभी समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव आने में, और तमाम तरह की जो अनियमितताएं वोटर लिस्ट में अब सामने आई हैं, इसको लेकर हालांकि आपने पत्र तो लिखा है, लेकिन इस कम समय में क्या ये मुमकिन है? नहीं, देखिए, अगर विल हो, मन के अंदर इच्छा हो, दृढ़ संकल्प हो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन फिलहाल वोटर लिस्ट को लेकर तमाम तरह की अनियमितताएं तो आपने इस बारे में बताया है, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो रूट लेवल पर काम करते हैं, क्या बीजेपी भी अब इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए खास तौर से तमाम कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश देगी? बिल्कुल, हमने तो ऑलरेडी ये अभियान शुरू किया है और उसी का परिणाम है कि जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी है,
हमने अलग अलग बूथों के ऊपर 23 बूथों के ऊपर अलग अलग एरियाज के अंदर सर्वे करवाया है, वोटर सूची का निरीक्षण करवाया है। उसी का परिणाम है कि आज जो इतनी बड़ी संख्या के अंदर ये मामला सामने आया है, जो बोगस वोटर है या डेड वोटर्स हैं। ठीक है अध्यक्ष जी, जो अगला पड़ाव है मेरे प्रश्न का वो हरियाणा में बगावत करके तमाम जो विधायक एक दूसरे पार्टियों को छोड़ देते हैं, दल बदल लेते हैं, उसको लेकर खास तौर से है, क्योंकि इसको लेकर आप पर आरोप लग रहे हैं कि अध्यक्ष जी जो है विधानसभा स्पीकर अपनी सीट पर बैठकर संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके आरोप पर जवाब क्या है आपका? देखिए साक्षी जी, मैंने कल ही पत्रकार वार्ता में इस बात का जवाब दिया था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैंने उनको क्लियर कट जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमारे रूल 6 के अंदर जो प्रोविजंस हैं, उनके अंदर क्लियर कट ये 6 का जो रूल 6 के अंदर ये प्रोविज़न है कि आपने किसी भी सदस्य की सदस्यता खारिज करने के लिए यदि कोई याचिका डालनी है तो उसके क्या क्या नियम हैं। पहली बात, जो कांग्रेस पार्टी के विधायकों की तरफ से माननीय बीबी बत्रा जी की ओर से और आफ्ताब अहमद जी की ओर से नोटिस दिया गया, मैं समझता हूं कि वो नोटिस का प्रावधान हमारे इस रूल्स के अंदर कहीं है ही नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने नोटिस के ऊपर रिमाइंडर दिया। मैं समझता हूं कि बिना संविधान को, रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़े हुए इस प्रकार के नोटिस देना मैं समझता हूं कि अनुचित है। दूसरी बार, फिर एक बार जब रिजेक्ट हुई, फिर दूसरी बार जो उन्होंने याचिका दायर की, उस याचिका के अंदर क्लियर कट मेंशन्ड है रूल्स के अंदर कि जो आप याचिका डाल रहे हैं उस या उसके साथ जो आप एनेक्सचर्स लगा रहे हैं, उन एनेक्सचर्स के ऊपर प्रत्येक पेज के ऊपर याचिकाकर्ता के साइन जरूरी हैं। वो कोई उनका ऑप्शनल नहीं है। और रूल्स के अंदर यह है कि शेल मीन्स दे विल हैव टू, बट वो उन्होंने किया नहीं। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो उनकी अज्ञानता है वो इन याचिकाओं के अंदर नजर आती है। उसको छिपाने के लिए मेरे ऊपर इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो अनुचित हैं। मैंने जो भी निर्णय लिया है रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक लिया है और जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके मुताबिक लिया है। दल बदल कानून के तहत जो कार्रवाई खास तौर से 3 विधायकों पर होने की बात लगातार उठ रही है कि इतनी देरी क्यों हो रही है? आपसे मैं एक और जानकारी इस पर लेना चाहूंगी अध्यक्ष जी की कार्रवाई को लेकर। हालांकि आपने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया, लेकिन ये कार्रवाई कब तक कर दी जाएगी, कितना वक्त लग सकता है? देखिए, समय सीमा तय करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि इन ये जो याचिकाएं हैं, जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशंस आई हैं, उनको हम जितना जल्दी हो सकेगा उसका निपटारा करेंगे। आपकी मुलाकात भी हुई थी जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत से, मुलाकात में क्या बात हुई, उन्होंने क्या अपनी बात रखी और आपने क्या जवाब दिया? देखिए जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं भाई दुष्यंत चौटाला जी, वो मेरे पास एक डेलीगेशन लेकर के आए थे। उन्होंने कहा कि जो आपने 4 हफ्ते का समय जो दोनों विधायकों को सुनवाई के लिए दिया, रिप्लाई के लिए दिया है, वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम किया जाए, उसको कम समय के अंदर उनका रिप्लाई लेकर के उसके ऊपर निर्णय किया जाए। मैं समझता हूँ कि 4 सप्ताह का समय जो है उन्होंने कहा है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे क्या कि 4 सप्ताह का समय ज़्यादा है या इसको कम करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर हम निर्णय करेंगे। उनकी तरफ से एक दरख्वास्त यूँ कह लीजिए ओरली उन्होंने आकर के मुझे ये निवेदन किया है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। क्योंकि 18 जून को ही किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और 19 जून को अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी ने आपको याचिका भी लगाई थी कि उनकी मेंबरशिप को रद्द कर दिया जाए।
अगस्त का महीना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपने कहा कि तमाम जो जवाब हैं वो भी मांगे जाएंगे, लेकिन किरण चौधरी के मामले को लेकर अभी जो स्टेटस है वो क्या है? देखिए, किरण चौधरी जी के मामले में जब तक वो स्वयं अपनी सदस्यता से त्याग पत्र नहीं दे देते या वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाते, तब तक वो कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं, वो एमएलए हैं और उनका स्टेटस ये है कि वो अभी तक भी कांग्रेस पार्टी की एमएलए हैं। कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं अभी तक के स्टेटस के हिसाब से, ठीक है। साथ ही अध्यक्ष जी, क्योंकि तमाम जो आरोप है वो विधानसभा चुनाव से पहले लगातार हो रहे हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव भी सर पर है, तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि जो 3 विधायक है दल बदल कानून के तहत आने वाले कब तक उन पर एक्शन ले लिया जाएगा? मैंने कहा ना, इसके ऊपर हम जल्दी निर्णय करेंगे, लेकिन जो पिछले कांग्रेस के कार्यकाल की जो परंपरा है उसको भी ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार से कैसे निर्णय हुए, जो अपने विधानसभा की मान और मर्यादा के लिए जो भी जितना जल्दी हो सकेगा आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस बार विधानसभा सत्र जो विधानसभा सत्र आने वाला है, खासतौर से उसमें क्या कुछ खास रह सकता है? देखिए, विधानसभा सत्र कब आएगा इसका निर्णय तो हमारी जो हरियाणा सरकार करती है, कैबिनेट करती है, और उसके अंदर वो कितने दिन का सत्र रहेगा ये बीएसी के अंदर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर तय किया जाता है। लेकिन प्रपोजल जो है वो कैबिनेट की तरफ से और आदरणीय राज्यपाल महोदय की तरफ से आती है। जब कोई ऐसी प्रपोजल आएगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर हम निर्णय करेंगे, और जो बिजनेस वहाँ करने योग्य होगा या जब बिजनेस हमारे सामने आएगा उसको सामने मद्देनजर रखते हुए ही कोई निर्णय हम लेंगे कि सेशन कितने दिन का हो, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो। ये निर्णय जो हमारे पास विधानसभा सत्र के अंदर बिजनेस आएगा उसको देख करके हम निर्णय करते हैं। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव पे क्योंकि अध्यक्ष जी सर पर ही है, तो विधानसभा चुनावों को लेकर भी आपसे सवाल है। इस बार बीजेपी क्योंकि सरकार में है, तो सरकार में रहते हुए कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, खास तौर से पंचकुला की बात करें तो? हम देखिए, पंचकुला के अंदर मुद्दा एक ही है, जो विषय एक ही है, काम किया है, काम करेंगे। पिछले 10 साल के अंदर पंचकुला के अंदर जो विकास के काम हुए हैं, मैं समझता हूं कि पंचकुला की जनता, पंचकुला के लोग उन कामों को देख करके आश्चर्यचकित भी हैं, अचंभित भी हैं कि 10 साल के अंदर लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य वो हमने पंचकुला के अंदर, पंचकुला विधानसभा के अंदर कार्य किए। मैंने एक पुस्तिका जारी की है जिसके अंदर 122 काम जो हमने पिछले 10 साल के अंदर पंचकुला के विकास की दृष्टि से किए हैं वो जनता के सामने रखे हैं। हम पंचकुला के अंदर अपने काम को लेकर के, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के, अपनी उपलब्धियों को लेकर के पंचकुला की जनता के बीच में जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार भी पंचकुला की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार से जो पिछले 10 साल के अंदर जो सरकार ने कार्य किए हैं, सरकार ने जो नई नई नीतियां बनाई हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के हों, चाहे वो स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर के हों, चाहे वो जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो नौकरियों के मामले में खर्ची पर्ची को ख़त्म किया है उसको लेकर के हों, जो जन कल्याण की योजनाएं यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर आई हैं, चाहे वो 24 घंटे बिजली की बात है, चाहे वो हमारी जो बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो हमारी दिव्यांग पेंशन है, उसको लेकर के जो कांग्रेस के राज के अंदर 700 या 800 रुपये थी वो आज बढ़कर के 3,000 रुपये हुई है, और 3,000 रुपये भी सीधे उनके खाते के अंदर जा रही है। ये जो काम हरियाणा सरकार के अंदर हुए हैं, आज जो आम गरीब आदमी का बच्चा भी है उसको ये विश्वास हुआ है कि मैं यदि मेहनत करूंगा, मैं अगर पढ़ाई करूंगा और मेरिट के अंदर आऊंगा तो बिना किसी खर्ची पर्ची के उसको नौकरी मिलेगी।
ये विश्वास गरीब लोगों के मन के अंदर पैदा हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, जिनके पास कोई पैसा नहीं था, आज उनको नौकरियां मिली हैं, चाहे वो क्लैरिकल हों, चाहे वो पुलिस के अंदर हो या अन्य विभागों के अंदर हो। तो उस दृष्टि से जो 10 साल का कार्यकाल हरियाणा प्रदेश की सरकार कर रहा है, उसी प्रकार से जैसे पिछले 10 साल के अंदर केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किए, और उसी का परिणाम था कि तीसरी बार केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि जो हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य हुए हैं, जो केंद्र की उपलब्धियां हैं, उनको देख करके जनता मतदान करेगी, और तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। अपना कीमती समय सूर्य समाचार को देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका विधानसभा अध्यक्ष जी ज्ञानचंद गुप्ता जी। तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बोगस वोटिंग से लेकर हरियाणा की राजनीति में चल रहे अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार।